जय श्री श्याम एवरीवन। केस बेस्ड सीरीज में अब हम नेक्स्ट चैप्टर यानी कि डायरेक्टिंग चैप्टर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन एंड तक जरूर देखना, आपके सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगे डायरेक्टिंग से रिलेटेड। आ जाओ, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अमृत लाल जॉइंट एज अ शॉप लेवल मैनेजर। पर एक काम करें, अपनी ट्रिक फॉलो करें। पहले हम एक नीचे पढ़ते हैं कि पूछा क्या है। One of the assumptions of need hierarchy theory is stated in the above paragraph. Okay, तो need hierarchy theory के बारे में बात हो रही है, उसकी assumption हमें देखनी है। तो कौन सी एक assumption given है और बाकी की और 3 assumptions बतानी है उस थ्योरी की। तो मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में क्वेश्चन है। स्टेट द नीड्स ऑफ अमृत जो सेटिस्फाई हो रही हैं प्रमोशन के मेथड से। ओके चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। अमृत लाल ज्वाइन करता है एज अ शॉप लेवल मैनेजर इन अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट of textile company in the year 2005. Because of his good work, he became deputy production manager in the year 2010. He had status and prestige and was well respected by all in the company. Okay. On 1st March 19, he was promoted as general manager of the company. Amrit Lal was very happy with this promotion and now he had become what he was capable of becoming. As a good manager, Amrit Lal decided to motivate his subordinate after understanding the need hierarchy theory. तो अमृत लाल ज्वाइन करता है शॉप लेवल मैनेजर के तौर पे। अच्छे काम की वजह से उसका प्रमोशन हो जाता है, वो डिप्टी प्रोडक्शन मैनेजर बन जाता है। उसके पास स्टेटस था, सब उसकी रिस्पेक्ट करते थे, उसे जनरल मैनेजर बना दिया गया। वो बहुत खुश था। अब वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना चाहता है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग नीड हायरार्की थ्योरी विच इज बेस्ड ऑन वेरियस एजम्पशंस। उसने रियलाइज किया कि पीपल का बिहेवियर उनकी नीड्स People का behavior is based on needs and the manager can influence the behavior of employees by satisfying needs. तो आप बताओ कौन सी assumption of need hierarchy theory यहाँ पे behavior उनकी need पे based होता है। That is the first assumption. बाकी के assumption देखते हैं। आइए, बाकी के assumption हमारी कौन सी हैं? ये मैस्लो की hierarchy theory हम बाद में देखेंगे। तो पहली assumption तो लोगों का behavior होता है need के हिसाब से होता है, ठीक है। दूसरा, पीपल नीड आर इन हायरार्कियल ऑर्डर। दूसरी एजम्पशन, उनकी नीड जो है उनके एक लेवल होता है, एक ऑर्डर होता है, बेसिक नीड्स, और ऐसे ऊपर ऊपर जाते जाते हमारी नीड्स चेंज होती रहती हैं। तो सबसे पहले हमारी बेसिक नीड्स होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, जो रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नीड। उसके बाद आती है सेफ्टी नीड। एक एम्प्लॉय को अगर पैसा मिल रहा है उसके बाद उसे लगेगा मेरे को जॉब सिक्योरिटी मिले, पर्सनल सिक्योरिटी मिले, है ना, तो हो गया सेफ्टी नीड्स। फिर वो चाहेगा लव एंड बिलोंगिंगनेस मिले, लोगों के साथ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर भी चाहिए, उसे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी चाहिए, ठीक है। फिर उसकी आ जाएगी एस्टीम नीड्स, सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस वगैरह, ये हो गई एस्टीम नीड्स। एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड इज द लास्ट, पीक पे होते हैं जब वो सारी नीड्स को अचीव कर लेता है। अब फाइनली वो लाइफ में क्या करना चाहता था, किसी को कुछ क्रिएटिव करना है, तो वो सब कुछ अचीव करने के बाद क्रिएटिव फील्ड में भी कुछ सीखना चाहता है, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो हमेशा ह्यूमंस की जो नीड है वो एक हायरार्कियल ऑर्डर में होती है। तो ये है हमारी सेकंड एजम्पशन। थर्ड एजम्पशन है कि बंदे की एक बार एक नीड फुलफिल हो जाती है, अब उसे वो मोटिवेट नहीं करती। मान लो मुझे जॉब में ऑलरेडी मेरे रोटी कपड़ा मकान की नीड पूरी हो रही है, तो अब मुझे नेक्स्ट जॉब में देखूंगी अगर मुझे यहाँ पे सेफ्टी नहीं लग रही होगी तो अब सेफ्टी नीड मुझे चाहिए, सेफ्टी नीड मेरी फुलफिल होनी चाहिए। तो अगर मुझे सेफ्टी मिलेगी तब मैं मोटिवेट होंगी। तो अब नेक्स्ट नीड ही मुझे मोटिवेट कर सकती है अगर मेरी एक नीड ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है तो सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन। दूसरी नेक्स्ट एजम्पशन। थर्ड, अ पर्सन मूव टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ हायरार्की ओनली व्हेन लोअर इज सेटिस्फाइड। ऐसा नहीं है कि आप बेसिक नीड सेटिस्फाई ना करो, डायरेक्टली सेफ्टी नीड सेटिस्फाई कर दो इंडिविजुअल की। नो, उसे एक सीरीज में ही अपनी नीड्स को फुलफिल कराना होता है। नेक्स्ट है, तो ये हमारे एक अजम्पशन तो हमें इसमें दिख गई थी, ठीक है, कि पीपल का बिहेवियर उनकी नीड्स पे बेस्ड होता है। 3 हमने बता दी, ठीक है। स्टेट अदर 3 अजम्पशंस। नेक्स्ट है स्टेट द नीड्स ऑफ अमृत जो यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं। तो अमृत की कौन कौन सी नीड्स यहाँ पे फुलफिल हो रही है? एक, उसकी एस्टीम नीड फुलफिल हो रही है क्योंकि उसे बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, और दूसरा उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, वो जो काम करना चाहता था फाइनली वो अब वो कर पा रहा है। तो कौन सी नीड प्रमोशन से उसकी फुल हो रही है? एक तो उसकी सेल्फ एस्टीम नीड्स क्योंकि उसे बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत इज्जत मिलती है, ठीक है, और वो जो बनना चाहता था वो बन गया, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ठीक है, वो जो लास्ट स्टेज है कि भैया बस मुझे यही जीवन में करना था वो उसे अचीव हो गया है, ठीक है। चलिए, तो एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, 5 नीड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से कर लेना। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, मैं इसको थोड़ा सा मैंने क्लियर कर दिया। अब देखो, ये कीवर्ड है रियलाइजिंग वंस फुल पोटेंशियल, रिकॉग्निशन, कॉम्पिटेंस, रिस्पेक्ट, सोशल कनेक्शन, सिक्योरिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए होता है एनवायरमेंट में, और फंडामेंटल बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट। तो ये कीवर्ड्स हैं आपके, ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं, इनको नोट कर लो, इनसे आपको पता लगेगा कि कौन सा पॉइंट फुलफिल हो रहा है। जैसे हमारे क्वेश्चन में लिखा था उसे रिस्पेक्ट मिल रही है तो उसका एस्टीम नीड्स फुलफिल हो रही है, और यहाँ पे लिखा था जो बनना चाहता था बन गया, तो रियलाइजिंग वंस फुल पोटेंशियल, तो इससे हमें पता चला एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड फुलफिल हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Alka is running a successful business of providing high-end beauty services to the upper section of the society. Her parlor boasts of innovative beauty product. बहुत उसके पास innovative beauty products थे. She has an in-house training program for new employees. Also, she believes in high standard of performance और अपने profit अपने employees के साथ भी share करती थी. She also gives them yearly bonus and salary hikes, but still she feels that her employees are not as motivated as she want to be. तो वो financial incentive तो सारे दे रही थी, but non-financial incentive का कुछ भी जिक्र नहीं है. Are financial incentive the only way to motivate employees? No, non-financial incentives, recognition मिलना चाहिए उन्हें, awards मिलने चाहिए, praise मिलना चाहिए, ये भी जरूरी है ना? What are the non-monetary incentives? आपको बताने हैं. State and explain any 4 non-monetary incentives जिससे employees की performance improve होती है. आइए. तो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, ये मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स. तो फाइनेंशियल तो प्रॉफिट शेयरिंग हो गया, वो कर रही थी, प्रॉफिट्स भी उसे अच्छा खासा दे रही थी, बोनस भी देती थी, सैलरी हाइक भी देती थी, सब कुछ देती थी वो, ठीक है. नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव बताने हैं. स्टेटस, रिकॉग्निशन मिले उन्हें मतलब अगर जैसे आप कह सकते हो कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ ऐसा कुछ अवार्ड उन्हें मिले, ठीक है. करियर के एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटी मिले, उन्हें कुछ नया सीखने को मिले, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, जॉब एनरिचमेंट हो, उन्हें काम में कुछ मजा आना चाहिए, नहीं कि रोज वही काम कर रहे हैं. एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उनसे भी पूछा जाए काम करने में या कुछ नया डिसीजन लेने में कि तुम्हारा क्या कहना है. तो ये सारे इंसेंटिव भी एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं. जॉब सिक्योरिटी उन्हें मिले, एम्प्लॉयज को भी थोड़ी सी पावर दी जाए कुछ बेसिक बातें डिसाइड करने की. ये हैं सारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव. इस क्वेश्चन में आपसे बस यही पूछा है कि क्या सिर्फ फाइनेंशियल इंसेंटिव इनफ होते? नहीं. तो नॉन फाइनेंशियल के आप 1-2 बेनिफिट बता देंगे और कोई भी 4 नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव आपको इसमें से एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है. आइए. तो no financial incentives are not the only way to motivate employees. We can also motivate employees with the help of non-monetary incentives. तो non financial incentives का मतलब क्या होता है कि सारी नीड्स पैसों से पूरी नहीं होती. कुछ नीड्स होती हैं जैसे साइकोलॉजिकल नीड होती है, सोशल नीड होती है, इमोशनल नीड होती है, तो उनके लिए अलग मोटिवेशन मेथड लगते हैं. जो इंसेंटिव जो पैसों के टर्म्स में मेजर नहीं हो सकते उन्हें हम कहते हैं नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव. बता दिया. स्टेटस के बारे में बता दिया, करियर एडवांसमेंट के बारे में बता दिया. तो इनमें से कोई भी 3-4 जितने भी आपसे पूछे, 4 पूछे 4 एक्सप्लेन कर दो. एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, ठीक है. मैंने आपको सारे बता दिए, इनमें से जो आपको आते हो वो बेस्ट 4 एक्सप्लेन कर देना, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट हमारा राजीव इज वर्किंग एज पर्सनल मैनेजर इन अ कंपनी, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर. द स्पेशलिटी ऑफ द कंपनी इज दैट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ऑल द एम्प्लॉय इज गुड. पैसा सबके पास ठीक ठाक है. द एम्प्लॉयज वर्किंग हेयर आर ऑनेस्ट, पंक्चुअल एंड हार्ड वर्किंग. सीईओ ऑफ द कंपनी ने आस्क किया टू सजेस्ट अ मेथड ऑफ मोटिवेशन. पैसा तो सबके पास ठीक है. सीईओ ने बोला टू सजेस्ट अ मेथड व्हिच इज हैप्पीली एक्सेप्टेड बाय ऑल द एम्प्लॉयज. राजीव स्पोक टू मेनी एम्प्लॉयज इन दिस कनेक्शन. सम एम्प्लॉयज सजेस्टेड टू गिव मोर इंपॉर्टेंस टू इंडिविजुअल ऑटोनॉमी. एम्प्लॉयज ने बोला हमें थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव. अनदर सजेस्टेड गुड परफॉर्मेंस शुड बी एप्रिशिएटेड, रिकॉग्निशन. एक और ग्रुप ने बोला कि हमें अवार्ड, सर्टिफिकेट, ट्रॉफीज ऐसा कुछ चाहिए टू रिकॉग्नाइज द गुड परफॉर्मेंस. मिस्टर राजीव ने इन सभी को सजेशन को मिक्स किया और एक मोटिवेशन का मेथड बता दिया सीईओ को, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, ठीक है. सीईओ ने हैप्पीली एक्सेप्ट किया, बोला कि ठीक है इसको इमीडिएटली इंप्लीमेंट करा दो. विद इन फ्यू डेज कंपनी के ग्रोथ रेट अपीयर टू हैव बिकम फास्ट. कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंडिकेट किया गया है? तो डायरेक्टिंग. फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो डायरेक्टिंग है, ठीक है. विच मोटिवेशन मेथड्स वर सजेस्टेड? आइए. तो डायरेक्टिंग और मोटिवेशन मेथड क्या थे? रिकॉग्निशन एंड ऑटोनॉमी, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के मेथड्स. एम्प्लॉय को रिकॉग्निशन मिले, ट्रॉफी, अवार्ड मिले, उन्हें प्रेस्टीज मिले, लोगों के बीच में उनके लिए तालियां बजाई जाए, एंड ऑटोनॉमी, उन्हें थोड़ी सी फ्रीडम मिले, ठीक है. चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4. हैंसन इज द सीईओ ऑफ न्यू कासल एंटरप्राइजेस, वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज. उसकी सक्सेस स्टोरीज बहुत have been well documented. He chooses highly motivated and capable managers who can perform their task creatively and adequately without his help. वो ऐसे लोगों को चुनता था जो काम अच्छे से कर सके बिना उसकी इन्वॉल्वमेंट के, उसकी हेल्प के. वो अलाउ करता था ग्रुप मेंबर्स को टू वर्क ऑन देयर ओन टास्क एंड रिजॉल्व इश्यूज देमसेल्व्स. ओके, क्या हमें एक बार देख लेना चाहिए कि पूछा क्या है? आइडेंटिफाई द लीडरशिप स्टाइल. ओके, कौन सा लीडरशिप स्टाइल यहाँ पे बात करी गई है? तो लेजी फेयर यहाँ पे बात करी गई है. एम्प्लॉयज को बोले तुम खुद देखो, मेरे से ज्यादा मत पूछो, तुम्हें जो ठीक लगे वो कर लो, है ना. विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन द अदर 2 लीडरशिप मेथड. तो अदर 2 लीडरशिप ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक आपको एक्सप्लेन करने हैं. तो सिंपल हमें पता ही लग गया. वैसे तो वो इंटरवीन करता था पर जब जरूरत लगती थी अनफेवरेबल सिचुएशन में, सिर्फ तब. He does not use power unless it is absolutely essential. He even allows mistakes to happen for his people to learn from them. वो सोचता था ठीक है गलती करने तो खुद सीखेंगे, खुद ठीक करेंगे. He support them and supplies them required information to complete the task. वो उन्हें सपोर्ट करता था, उन्हें हेल्प करता था, जो चीज़ उन्हें पूछनी है, जो मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सब प्रोवाइड करता था. कहता काम तुम खुद करो. तो क्लियरली पता लग रहा है लेजी फेयर मेथड है.
ठीक है, 3 आपके जो मेथड होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेज़ी-फेयर। ऑटोक्रेटिक में एक जो पर्सन होता है वही सबको डायरेक्शन देता है, वन वे कम्युनिकेशन। डेमोक्रेटिक में वो भी देता है इंफॉर्मेशन या फिर जो भी ऑर्डर्स होते हैं, और वो पूछता भी है सबसे, ठीक है। कंट्रोल वो खुद ही रखता है, लेकिन वो सबसे डिस्कशन करके आगे काम करता है। एंड लेज़ी-फेयर में कहता है सब तुम अपने आप देखो भैया, मैं तो मुझे इन्वॉल्व नहीं होना, ये अलग है, ठीक है, ये सब आपस में ही काम कर रहे हैं मिलजुल के। क्लियर? चलिए, तो हमारे केस में लेज़ी-फेयर लीडरशिप स्टाइल आइडेंटिफाई हुई है। अदर टू हमारी ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक है, क्लियरली लिखा है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो डायग्राम से हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो ऑटोक्रेटिक बता दिया हमने और डेमोक्रेटिक बता दिया, डायग्राम को भी एक्सप्लेन करना है। क्लियर? चलिए, डायग्राम्स यही बनाने हैं, अपनी तरफ से और कुछ ड्रॉ करके मत आ जाना। नेक्स्ट है आपका चिंतामणि इज द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ ग्लोबल इंडिया लिमिटेड, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग स्टील। ग्लोबल इंडिया लिमिटेड जो स्टील को मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट करती थी, ड्यूरिंग द ईयर 17-18 कंपनी कुड नॉट मीट इट्स प्रोडक्शन टारगेट। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी, उसने कमेटी ऑफ एक्सपर्ट बिठाई, रीजन बताओ क्यों हम टारगेट मीट नहीं कर पा रहे। क्या कंपनी एनालाइज द प्रोडक्शन रिलेटेड रिकॉर्ड्स और फाउंड किया कि प्रॉब्लम हो रही थी कम्युनिकेशन की वजह से। तो टॉपिक हमारा कम्युनिकेशन है। एक बार देखें जरा क्या पूछा है, कोटिंग लाइंस फ्रॉम द अबव स्टेट द 2 कम्युनिकेशन बैरियर्स। ओके, कम्युनिकेशन बैरियर्स पूछे हैं, डन। आ जाओ, ग्लोबल इंडिया लिमिटेड के रिजिड रूल्स थे जिससे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती थी, एंड वुड इंसिस्ट ऑन कम्युनिकेशन थ्रू प्रिस्क्राइब्ड चैनल्स व्हिच लेड टू डिलेज। कंपनी का एक तो रिजिड रूल्स है, दूसरा कंपनी का है नंबर ऑफ मैनेजरियल लेवल कॉजिंग फर्दर डिले एंड डिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन। इतना लंबा चेन ऑफ कमांड था कि कम्युनिकेशन जो होता था इन्फॉर्मेशन का बड़ा डिस्टॉर्ट होकर आता था, बात कुछ और कुछ और ही बन के आ रही है। मोर ओवर द प्रोडक्शन मैनेजर चिंतामणि was using a tone that quite often offended the sentiments of worker। ठीक है, the Chintamani and the worker did not believe in each other and so could not understand each other's messages in the original sense। तो बेसिकली यहाँ पे साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी आ रहे थे, दोनों एक दूसरे की सुनना ही नहीं चाहते थे, समझना ही नहीं चाहते थे। जब आप किसी को पसंद नहीं करते हो तो आप उसकी बात उस सेंस में समझना ही नहीं चाहते जिस सेंस में वो कहना चाहता है ना। आ जाओ, तो और एक और क्वेश्चन है, स्टेट एनी 2 रिकमेंडेशंस। कोई 2 रिकमेंडेशन बताओ जिससे कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो पाए। तो पहले तो हम बैरियर्स देख लेते हैं। बैरियर हमारे पास होते हैं सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर एंड पर्सनल बैरियर। तो हमारे यहाँ पे साइकोलॉजिकल बैरियर हमें दिख रहा था डिस्ट्रस्ट, लॉस बाय ट्रांसमिशन। इतना लंबा चेन ऑफ कमांड है कि डाटा लॉस्ट हो जाता है और डिस्ट्रस्ट है लोगों के बीच में, एक दूसरे की बात उस सेंस में समझना ही नहीं चाहते। और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी या रूल्स एंड रेगुलेशन आप कह सकते हो, बहुत रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन है एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये हमारे बैरियर्स आ गए। तो साइकोलॉजिकल बैरियर्स है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, दोनों लिख देना, इनमें से ये दोनों दो पॉइंट आउट कर देना। ठीक, और आपसे पूछा है कि क्या हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिकल मैंने आपको बता दिए। इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, अपनी टोन का इस्तेमाल ठीक से करें, मैसेज को ठीक से ड्राफ्ट करें, जो बंदा है वो अच्छा लिसनर बने। तो मतलब कम्युनिकेशन बैरियर को कैसे रिमूव किया जा सकता है वो आपसे पूछा है। प्रॉपर फीडबैक होना चाहिए, सामने वाले से पूछो कि जो मैंने बताया वो तुमने क्या समझा। ठीक है, फॉलो अप कम्युनिकेशन टू रिमूव हर्डल्स इन इंप्लीमेंटिंग द इंस्ट्रक्शन। फॉलो अप होता रहना चाहिए कि मैंने जो तुम्हें बात बोली थी वो उसके हिसाब से क्या काम हो रहा है, ऐसा तो नहीं है सामने वाला गलत समझ के ही आगे बढ़े जा रहा है। Consult others before communicating as participation of subordinate may help to gain ready acceptance and willing cooperation। Communicate करने से पहले उनसे भी पूछो कि तुम्हारा इसमें क्या कहना है ना, ताकि वो इजीली आपकी बात को समझ पाए और एक्सेप्ट कर पाए, एक पॉजिटिव थॉट उनके मन में आए, आपके जूनियर्स के मन में। ठीक है, तो बेसिकली बैरियर्स को रिमूव करने के आपको यहाँ पे तरीके बताने थे। क्लियर है? चलिए तो ये हो गए आपके डायरेक्टिंग के क्वेश्चन। और यहाँ पे मैंने और चीजें भी आपको बता दी हैं, जैसे सिमेंटिक बैरियर्स, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज है, टेक्निकल डिफरेंसेस आ गए, जैसे लैंग्वेज का ही डिफरेंस आ गया आपका, सिंबल्स आपने यूज करे जिनके अलग जगह पे अलग मीनिंग हो सकते हैं। ठीक है, फॉल्टी ट्रांसलेशन है, लैंग्वेज को लेकर प्रॉब्लम आता है तो सिमेंटिक बैरियर है। बॉडी लैंग्वेज आपकी अलग है, जेस्चर्स आपकी अलग है, जेस्चर्स में आप ऐसे ऐसे करके बात कर रहे हो, सामने वाले को बुरा लग रहा है, तो ये सब सिमेंटिक बैरियर्स में आ गए। साइकोलॉजिकल में प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, आप पहले ही सोच के बैठे हो कि भैया ये तो ऐसे ही बोल रहा है। ठीक है, लैक ऑफ अटेंशन ही नहीं दिया, सामने वाले की बात ही नहीं सुनी आपने। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी कभी कभी बैरियर बन जाती है कि भैया आप इससे डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, मेल से ही बात करो, और मेल से बातें क्लियर नहीं हो रही हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन, स्टेटस और आपके ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है कि आप एक दूसरे से क्लियरली कम्युनिकेट कर पाओ। पर्सनल बैरियर्स में फियर ऑफ चैलेंज एंड चैलेंज टू अथॉरिटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सुपीरियर को अपने सबॉर्डिनेट्स पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कम्युनिकेट करने का मन ही नहीं है, मैं नहीं बता रहा, अपने आप देखेगा, वो अपने आप पूछेगा। या लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव ही नहीं है, मैं क्यों बताऊँ, मेरे को क्या है, अपने आप देखेगा, खुद ही गड़बड़ करे, मैं क्यों बताऊँ, मुझे क्या फायदा।
तो ये सारे हैं आपके बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो मैंने आपको नीड हायरार्की थ्योरी पूरा बता दिया, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन बता दिया, टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल हमने पूरा डिस्कस कर लिया है अलॉन्ग विद क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपके डायरेक्टिंग के इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं बच्चों। आई होप ये सीरीज को आप एंजॉय कर रहे हो और आपको बेनिफिट हो रहा है। आप पुराने चैप्टर्स की भी सीरीज देख लेना, ठीक है, और आने वाले चैप्टर का भी आप सारी वीडियो सब प्लेलिस्ट बन जाएगी प्रॉपर्ली, आप वहां से आप अपने सारे चैप्टर्स प्रिपेयर कर सकते हो। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री श्याम।